जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर। राम मंदिर के उद्घाटन में प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया है। विरोधी नेताओं का कहना है कि विरोधी लोगों को नहीं बुलाया गया है। अब चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के सभी चहेते राम मंदिर न्यास में हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनको बुलाएंगे ही बुलाएंगे। उनको बुलाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि अन्य सभी विपक्षी पार्टी के लोगों को उन्हें आमंत्रित करना चाहिए। क्या मौका लगेगा तो आप जाएंगे रामलला के दर्शन करने? देखिए, हम आस्था के लिए नगाड़ा नहीं पीटते। भारतीय संविधान हमारे लिए एक आदर्श संहिता तैयार किया है, जिसके तहत हम सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करते हैं। वो मंदिर आज का नहीं है, बल्कि हजारों साल से वो स्थापित है। तो उसका नया क्या करने? तो माननीय सर्वोच्च विवाद था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से पुनः बना है, तो वो पुराना मंदिर है। अदालत में भी मुकदमा चल रहा है, तो क्या ऐसी स्थिति चलेगी? आपकी इस संबंध में क्या राय है? क्योंकि संबंधित प्रकरण माननीय न्यायालय में है, पुराने मंदिर में उद्घाटन का तो कोई औचित्य भी नहीं उठता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और तथाकथित धर्म के ठेकेदार दिखावे में ज्यादा यकीन करते हैं। अब एक और अयोध्या में राम का मंदिर हजारों साल पुराना है। राम को आराध्य मानने वाले, राम को भगवान मानने वाले, राम में आस्था व्यक्त करने वाले लोगों की संख्या लाखों और करोड़ों में है। ये पहले से चला रहा है, तो अब उसमें प्राण प्रतिष्ठा क्या करेंगे? प्राण प्रतिष्ठा ये दिखावा है, छलावा है, जिसका अस्तित्व हजारों साल से बना आ रहा है। करोड़ों लोग जिसके अनुयायी हैं, जो करोड़ों लोग जिसे भगवान मानते हैं, आराध्य मानते हैं, पूज्य मानते हैं, उनमें आस्था व्यक्त करते हैं, तो अब उसमें प्राण प्रतिष्ठा क्या करना की आवश्यकता क्या? इसका मतलब प्राण प्रतिष्ठा करने वाले लोग अपने को भगवान से भी बड़ा साबित करने का एक नाटक कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कहा जाता है कि जहाँ पे रामलला का मंदिर बन रहा है, इससे पहले वहाँ बुद्ध विहार था और खुदाई में कुछ अवशेष भी मिले थे। क्योंकि वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से बन रहा है, इसलिए हमने आपको पहले भी कहा कि न्यायपालिका में हमारा विश्वास है। इसमें कोई दोहरा नहीं कि वहां पहले बुद्ध विहार था। भगवान बुद्ध कई वर्षावास वहां भी की। वहां अयोध्या और साकेत दो प्राचीन नगरी है। महाराजा प्रसेनजीत की राजधानी सावरती थी, वो राजधानी साकेत था। भगवान बुद्ध कई बार राजा प्रसेनजीत के कार्यकाल में वहां पर वर्षावास भी किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वर्तमान में वो मस्जिद और मंदिर की बात को लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मामला गया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से वो मंदिर बन रहा है, इसलिए इस पर किसी टिप्पणी नहीं हो सकती। प्रदेश सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में आपको कुछ कहना है? भारतीय जनता पार्टी सरकार ही आज हर मुद्दे पर पूरी तरीके से असफल हुई। करोड़ों नौजवान बेरोजगारी का दंश है। जब से भाजपा सरकार आई है, सरकारी नौकरियां गायब हो गई। भूले बिसरे यदि किसी सरकारी नौकरी का विज्ञापन आया भी
को बढ़ती भ्रष्टाचार की बलवेदी पर चढ़ गई। महंगाई से आम जनता की कमर पूरे देश के लोगों की टूट चुकी है। महंगाई का आलम यह है कि आज हर प्रकार की वस्तुओं का दाम आसमान पे हो गया। सभी लोग उससे बुरी तरह प्रभावित हैं। वहीं पर तीसरी ओर किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने का वादा करने वाली डबल इंजन की भाजपा सरकार आज तक लाभकारी मूल्य तो नहीं दिला पाई। अलबत्ते जब जब किसानों का उत्पाद तैयार होता है तब तब सरकारी केंद्र नदारद हो जाते हैं। बिचौलियों के माध्यम से किसानों को अपना उत्पाद बेचना पड़ता है। छुट्टा जानवरों का आतंक और कहर अलग है। जहां एक और छुट्टा जानवर किसानों की फसल चल करके चौपट कर दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इन छुट्टा जानवरों के माध्यम से नित्य प्रति बड़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिसमें तमाम लोगों की जानें भी जा रही हैं। सरकार का नियंत्रण शून्य है। वहीं जिन लोगों ने भाजपा की सरकार बनाई, हमारे छोटे व्यापारी, मध्यम वर्ग के व्यापारी, जिन लोगों ने चंदा भी दिया, पैसा भी दिया, वोट भी दिया, ऐसे व्यापारियों को भी सरकार ने नहीं बख्शा। पहले इनका शोषण किया गया जीएसटी के नाम पर, और अब जीएसटी से संबंधित प्रकरण ईडी को सौंप कर इनके भी कमर को तोड़ने की पूरी तैयारी सरकार ने कर ली। वहीं पर संविधान की कसम खाने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, जो जिसका शपथ लेके अपने बड़े संवैधानिक पद पर बैठते हैं, इन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ा दी। अनुच्छेद 15(4) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4) के तहत अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजातियों को जो आरक्षण मिला है, बिना किसी लिखित आदेश के उसको भी निष्प्रभावी और शून्य करते जा रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत पिछड़े वर्गों को जो 27% आरक्षण मिला है, उसको भी शून्य और निष्प्रभावी करते जा रहे हैं। यानी संविधान की भी दी गई निर्देशों की अवहेलना खुल्लम खुल्ला भाजपा सरकार कर रही है। इसके साथ ही साथ ऐसा पहली बार देखा गया कि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं। सत्ता पक्ष की कमियों को उजागर करना विपक्ष का मुख्य धर्म होता है। आज विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए भाजपा सरकार ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग बड़े पैमाने पर खुल्लम खुल्ला कर रहा है। पूर्व की केंद्र सरकारें कभी भी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का इतना बड़ा दुरुपयोग नहीं किया जितना कि भाजपा कर रही है। जो सबसे बड़ा भाजपा ने पाप किया है, सरकारी विभागों, सरकारी संस्थानों, सरकारी प्रतिष्ठानों को बेचने। देश के सभी बंदरगाह बेच दिए, सभी एयरपोर्ट बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, देश के सभी रेलवे स्टेशन बेच दिए, कई दर्जन ट्रेनें बेच दी, यहां तक कि LIC जैसी बड़ी संस्था जिसमें लाखों लाख लोग काम करते थे, उसको भी बेच दिया। और ये सारे के सारे सरकारी उपक्रम लाभ वाले उपक्रम थे जो अपने चहेते उद्योगपतियों अदानी और अंबानी के हवाले कर दिए। यानी देश बेचने का भी पाप भाजपा कर रही है। और यही कारण है कि 2024 लोकसभा चुनाव अब मोदी के चेहरे पर नहीं, मोदी के 9 साल के इन कामकाज पर होगा, इनकी असफलताओं पर होगा, इनकी विफलताओं पर होगा। जो इन्होंने लोकतंत्र को खत्म करने का पाप किया है, देश को बेचने का पाप किया है, संविधान से खिलवाड़ करने की कोशिश की है, महंगाई से जनता की कमर तोड़ने की कोशिश की है, जीएसटी के माध्यम से व्यापारियों को भी इन्होंने लाचार बनाने की कोशिश की है, और बेरोजगारी के माध्यम से देश के करोड़ों नौजवानों को इन्होंने आज मोहताज जिंदगी जीने के मजबूर किया है। इन सबका हिसाब किताब इनको देना होगा। और हम समझते हैं जितने बड़े पाप इन्होंने कर दिए हैं,
2024 में इनकी विदाई तय। एक आखिरी छोटा सवाल, संघमित्रा जी भाजपा में रहेंगी या सपा में आएंगे? आप समय का इंतजार करिए, जो कुछ भी होगा सामने आ जाएगा। विवादित मामला माननीय न्यायालय पहुंच चुका है, न्यायालय विचाराधीन है, इसलिए फिलहाल अभी इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं भी एडवोकेट रहा हूं, इसलिए न्यायपालिका उसका मैं सम्मान करता हूं और इसके लिए न्यायपालिका के निर्णय का इंतजार करना चाहिए। कांग्रेसी नेता आजकल सपा प्रमुख अखिलेश यादव के खिलाफ आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और ऊपर बात चल रही है गठबंधन की, तो इसका बहुत गलत संकेत जा रहा है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बहरहाल विपक्षी पार्टी की एकता जो इंडिया के रूप में हुई है, उस पर कोई आंच नहीं आएगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अन्य पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलकर के इस मामले को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाएंगे। हाँ, कुछ लोगों ने अच्छी टिप्पणियाँ की हैं जो नहीं किया जाना चाहिए था, उनके कृत्य निंदनीय अवश्य है, फिर भी हमारे सामने लक्ष्य रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।